राजस्थान के नागौर में कुछ लोगों ने एक पेड़ पर बैठे तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। बताया गया कि इस तेंदुए की वजह से वहां दहशत का माहौल बना हुआ था। लेकिन तेंदुए को पकड़ने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली। इससे पहले पेड़ पर बैठे तेंदुए को पकड़ने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग डंडे से तेंदुए को डराने की कोशिश कर रहे थे, जिससे तेंदुआ खुद को संभाल नहीं पाया और पेड़ से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही तेंदुआ नीचे गिरा, लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। दावा किया गया कि लोगों ने डंडे से तेंदुए पर कई वार किए, जिससे वो घायल हो गया। इस बीच लोग तेंदुए का वीडियो बनाते दिखे, जबकि वन विभाग के कर्मचारियों ने जल्दी से तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज कर दिया और उसे गाड़ी में बंद करके वहां से रवाना हो गए। बताया गया कि वन विभाग की टीम सुबह से ही तेंदुए की तलाश कर रही थी, लेकिन वो उन्हें बार बार चकमा दे रहा था। गुजरात में जूनागढ़ के पास गिर के जंगलों में अद्भुत तस्वीरें सामने आई है। वहां पर एक शेरनी तेंदुए के बच्चे पर अपनी ममता बरसाती दिखाई दे रही है। शेरनी बच्चे को अपना दूध पिला रही है। यहां तक कि शेरनी के बच्चे भी तेंदुए के बच्चे के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। गिर में वन विभाग वेस्ट के डॉक्टर धीरज मित्तल के मुताबिक वन विभाग पिछले 5-6 दिनों से इस पर नजर रख रहा है। उन्होंने बताया कि वन विभाग के सामने ऐसी घटना पहली बार हुई है। फिलहाल ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि तेंदुए का बच्चा शेरनी के पास कैसे पहुंचा। हालांकि वन विभाग तेंदुए की मां की तलाश में जुट गया है। दिल्ली में केरला हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का पुतला फूंका। सबरीमला मंदिर में 50 साल से कम उम्र की 2 महिलाओं के प्रवेश के विरोध में ये लोग सड़क पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ इन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का पुतला ले रखा था, जिसे इन लोगों ने जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अपने पोस्टर जलते हुए पुतले पर फेंककर नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने से पहले इन लोगों ने पुतले को काफी देर तक जूते और चप्पलों से पीटा। केरला हाउस के बाहर प्रदर्शन उग्र होता देखकर वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, ताकि हालात बिगड़ने पर जल्द से जल्द उस पर काबू पा लिया जाए। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन के समय लोगों ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया, जिनमें न्यूज 18 की टीम भी शामिल है। मीडिया कर्मियों ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस में की। हालांकि सबरीमला पर जारी हंगामे के बीच इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी हो रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सबरीमला पर कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसका समर्थन करते हैं और लिंग के आधार पर, जो जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने इस मामले में महिलाओं को पहले से चली आ रही परंपरा का पालन करने की नसीहत दी। अपील करना चाहती हूँ सारी देश की महिलाओं से कि वहाँ पे अगर ब्रह्मचर्य का स्थल है तो उसे उसी प्रकार से रखा जाए, और भी चीजें हैं जो प्रथाएं, इसको पॉलिटिसाइज न करा जाए। केरल में पहले से ही जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से सबरीमला में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पंजाब के गुरदासपुर में एक रैली के दौरान पीएम ने सिख दंगों के बहाने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। पीएम ने कांग्रेस पर सिख दंगों के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सिख दंगों का मुद्दा उठाते हुए इशारों में कमलनाथ पर भी निशाना साधा और उनको मध्य प्रदेश का सीएम बनाने पर सवाल खड़े कर दिए। जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और सिख दंगों के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए एनडीए सरकार में किए गए काम गिनवा दिए। एक परिवार के इशारे पर जिन जिन आरोपियों को सज्जन बताकर फाइलें दबा दी गई थी, एनडीए सरकार ने उनको बाहर निकाला। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद में हुई मारपीट में एक आदमी की मौत के बाद लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ये लोग आरोपियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सरकारी मदद देने की मांग कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस को जाम खुलवाने के लिए मौके पर भेजा गया। लेकिन जाम खुलवाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। काफी देर तक ये लोग सड़क पर ही शव को रखकर वहां डटे रहे। इतना ही नहीं, खफा लोगों ने सूखे हुए पेड़ों को काटकर सड़क पर डाल दिया था। हालांकि पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। हालात बिगड़ते देख एसडीएम को लोगों को समझाने के लिए वहां पहुंचना पड़ा। कानून को हाथ में कोई नहीं लिया, बस आप आगे सब पूरा आक्रोश होता है। एसडीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार है, वो गरीब है
तो हमने उसको कहा है कि मृतक है उसके जो आश्रित है उनको पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलवा देता हूँ। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हिंसा मामले में 1 महीने से फरार चल रहे आरोपी योगेश राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है, जो 3 दिसंबर को बुलंदशहर में हुई हिंसा के बाद से फरार चल रहा था, जिसे 1 महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुर्जा टी पॉइंट है बुलंदशहर में, वहां से सूचना पे गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ अभी की जा रही है। आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी पूछताछ के बाद। वहीं बुलंदशहर हिंसा में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के परिवार वालों ने आरोपी योगेश राज की गिरफ्तारी पर खुशी जताई। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि योगेश राज नहीं था, तो वो जिस दिन घटना हुई है उस दिन मेन लीडर तो वही था। लेकिन बजरंग दल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए योगेश राज का बचाव किया और उसे कानूनी मदद का दावा किया। हाँ, हमारे हिसाब से निर्दोष है। कुछ दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद ने एक लीगल पैनल 10 वकीलों का घोषित किया, तो 10 वकील उसके लिए अच्छी बेहतर लीगल टीम उसके साथ रहेगी, जो उसके लिए बेहतर होगा वो करेंगे। हालांकि पुलिस का दावा है कि योगेश राज से पूछताछ में बुलंदशहर हिंसा के कई राज सामने आ सकते हैं। वहीं शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने भीड़ के हिंसक प्रदर्शन पर चिंता जताते हुए लोगों को खुद की गलतियां देखने की नसीहत दी। वो उन्हें समझना ये चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कि मतलब आज हमने बुलंदशहर में करा, कल हमने गाजीपुर में करा, आज क्या करेंगे हम, अगली क्या पूरे भारत में आग लगा देंगे। ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ तक सही हैं और हम कहाँ गलत हैं। यूपी के शाहजहांपुर में बर्तनों के गोदाम में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। इलाके के लोगों ने गोदाम में आग लगने की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। दमकल के कर्मचारी गोदाम के बगल वाली इमारत से पानी की बौछार डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। बताया गया कि बर्तनों के गोदाम में अचानक आग लगी, लेकिन वहां प्लास्टिक का सामान भी रखा था, जिससे आग तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ लोकल जो फैक्ट्री है उनसे भी मदद लेकर आग बुझवाने का काम चल रहा है। आग को फैलाने से रोकने के लिए पास के घरों को एहतियातन खाली करवा दिया गया। गोदाम में लगी आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। बिहार के देवघर में एक सड़क पर खड़े एक ट्रक में कुछ लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। बताया गया कि वहां एक गाड़ी और ट्रक की टक्कर से हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने वहां हंगामा कर दिया और कुछ लोग ट्रक पर पत्थर फेंकने लगे। वहीं कुछ लोगों ने ट्रक पर चढ़कर उसमें तोड़फोड़ की, तो एक आदमी ने ट्रक के टायर की हवा निकाल दी। दावा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी बुरी तरह टूट फूट गई, जबकि हादसे में मारे गए लोगों के शव भी सड़क पर काफी देर तक पड़े रहे। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही लोगों ने ट्रक में ले जाए जा रहे खाने पीने के सामान को लूटना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को सामान की चोरी करने से रोका। हंगामे के समय सड़क पर कुछ देर के लिए जाम लग गया, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाया। इस बीच लोगों ने ट्रक ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मध्य प्रदेश में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों की पेंशन को अस्थायी तौर पर बंद करने के फैसले पर सियासत गर्मा गई। राज्य सरकार के मुताबिक जांच के बाद ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा जो पेंशन लेने के हकदार नहीं। लेकिन बीजेपी को कमलनाथ सरकार के फैसले में बदले की भावना नजर आई और पार्टी ने आपातकाल के दौरान आम लोगों पर हुई ज्यादतियों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पेंशन रुकवाने से वो काला धब्बा कांग्रेस के इतिहास पर या कांग्रेस के पन्ने से या कांग्रेस के चेहरे पर या फिर कमलनाथ जी के चेहरे पर और जिस पार्टी में वो जुड़े हैं वो मिट जाएगा, ये असंभव है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर पेंशन के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही करार दिया। मीसा बंदी के पेंशन के नाम पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ियां बांटी हैं। पता लगा वो कार्यकर्ता मीसा जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब 10 साल का था, तो उसकी एक जांच होना अति आवश्यक है। यूपी के आगरा में किसान ने अपनी आलू की फसल बेचने के बाद मिले 490 रुपए प्रधानमंत्री को मनी ऑर्डर के जरिए भेज दिए। खेती में हुए नुकसान से निराश किसान के इस कदम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम पर निशाना साधा, जबकि प्रदीप शर्मा नाम के किसान ने अपनी बदहाली पर दुख जाहिर किया। किसान का दावा है कि उसने कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार हुई आलू की 9 क्विंटल फसल को मंडी में बेचा, लेकिन बचत के तौर पर उसे महज 490 रुपए हासिल हुए, जिससे बुरी तरह निराश हो गया। प्रधानमंत्री जी आप ही ले लो, देश के लिए कुछ लग जाए पैसा, हम तो मरना है जीना है तो हम छोड़ दिए, किसानों की सुनने वाला नहीं है। किसान का दावा है कि खेती की वजह से उस पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया। किसान ने सरकार से किसानों की हालत सुधारने की उम्मीद जताते हुए आत्महत्या करने की चेतावनी भी दे दी।
इतना ही नहीं, प्रदीप शर्मा ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी सरकार होने का भी आरोप मढ़ दिया। आगरा के किसान के पीएम को 490 रुपए के मनी ऑर्डर भेजने वाले इस मामले पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी के राज में किसानों को 90,000 की लागत के बाद सिर्फ 490 रुपए मिल रहे हैं। एक तरफ पीएम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने सूझबूझ वाले साथियों को फसल बीमा के नाम पर लूट का लाइसेंस देकर किसानों की कमर टूटते हुए बेफिक्र होकर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एनआईए की छापेमारी के दौरान बरामद किए गए देसी रॉकेट लॉन्चर पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ऐसे कई रॉकेट लॉन्चर कश्मीर के आतंकियों को भी सप्लाई किए जाते थे। यूपी के अमरोहा से गिरफ्तार किया गया सईद केवल 10 से 12,000 रुपए में रॉकेट लॉन्चर तैयार कर देता था और फिर इन तैयार हथियारों को आतंकी संगठन हरकतुल हर्बे इस्लाम के मास्टरमाइंड मुफ्ती सोहेल को 20 से 25,000 रुपए में बेच देता था, जिसके बाद इरशाद नाम के एक ऑटो ड्राइवर के जरिए ये रॉकेट लॉन्चर दिल्ली के जाफराबाद पहुंचा दिए जाते थे। दिल्ली से ही ये देसी रॉकेट लॉन्चर कश्मीर के आतंकियों तक पहुंचाए जाते थे, जिसके लिए उनसे 1 से 1.5 लाख रुपए तक लिए जाते थे। दिल्ली के मोती नगर इलाके की एक फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारी और पुलिस वाले राहत और बचाव के काम में जुटे। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पंखों की रंगाई का काम चल रहा था, तभी एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने से छत और एक दीवार गिर गई। क्या हुआ था? सर नाश्ता लाने गए थे, वो गैस थोड़ा फट गया था। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारी को अंधेरे की वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने हार नहीं मानी और उन लोगों ने टॉर्च की रोशनी में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। आते जो देखे यहाँ पर बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर का जो पोर्शन है कोलैप्स हुआ है। 7 अब तक जो है उसमें अभी डेथ है। क्या उसमें डेथ में कोई महिलाएं भी है? नहीं, उसमें कोई महिलाएं, सारे जेंट्स मेल है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के रामपुर में एसपी नेता आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर रामपुर और लखनऊ में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपों के मुताबिक आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला खान का रामपुर से एक, जबकि 2015 में लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। पुलिस ने आजम खान और उनके परिवार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मैंने जो शिकायत की गई थी वो बिल्कुल सही पाई गई और उस पर आज थानागंज में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पर कि ऐसे किए गए कृत्य पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इसमें तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 420, 467, 468, 471 ऐसी संबंधित धाराएं हैं। न्यू ईयर पार्टी में गोली लगने से महिला की मौत के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व विधायक राजू सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। आरोप है कि पार्टी के दौरान राजू सिंह की फायरिंग में अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रिमांड पर भेजे जाने के बाद आरोपी विधायक इस घटना के बारे में कुछ भी कहने से बचते दिखे। राजू जी, क्या आपने मारा था ये फायरिंग? क्या की थी फायरिंग आपने? राजू जी बोले क्या? जिस फार्म हाउस में ये पार्टी हुई थी वहां भी पुलिस की एक टीम सबूत की तलाश में जुटी रही। घर के बाहर जो गार्डन है, इसी गार्डन में पार्टी हो रही थी। जो दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में बताया है कि जब दिल्ली पुलिस क्राइम स्पॉट पर पहुंची तब खून मिटाए गए थे। रिमांड में भेजे गए पूर्व विधायक राजू सिंह की पत्नी को भी पुलिस ने सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने के लिए राजू सिंह ने एक पार्टी रखी थी, जिसमें उनके बिजनेस पार्टनर समेत कई लोग शामिल हुए थे। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इस पार्टी में विकास गुप्ता अपनी पत्नी अर्चना गुप्ता और बेटी के साथ शामिल हुए थे। रात 12 बजते ही विकास ने सभी को गले लगाकर नए साल की बधाई दी, जिसके बाद उनकी पत्नी अर्चना गुप्ता भी डांस करने फ्लोर पर चली गई। इसी दौरान राजू सिंह ने अपनी गन से कई राउंड फायरिंग की, तभी अर्चना गुप्ता को गोली लग गई और वो घायल होकर डांस फ्लोर पर गिर गई। नोएडा के सेक्टर 73 में बनी झुग्गी झोपड़ियों में देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 150 से ज्यादा झुग्गियां आ गई। भीषण आग में एक आदमी भी झुलस गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आग इतनी भीषण थी कि करीब दमकल की 16 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के समय एहतियातन बड़ी संख्या में एम्बुलेंस भी वहां बुलवा ली गई। आग लगभग 3:15 बजे के आसपास लगी थी
इसमें अभी किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। एक व्यक्ति हल्का सा जला था जिसे PCR से जिला अस्पताल भेज दिया गया था। अभी इसमें किसी के मिसिंग की सूचना नहीं दी गई है। जिले भर की एम्बुलेंस और फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठा हैं। आग पर काबू पा लिया गया है।